हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं अदर एंजाइम्स। फर्स्ट डीएनए लाइगेज एंड सेकंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड थर्ड डीएनए पॉलीमरेज। अब हम ये जानेंगे कि आखिर हमें इन एंजाइम की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा आप एक डिजायर्ड जीन जो हमने काटा था, राइट, ये हमारा हो गया डिजायर्ड जीन, और हमने एक वेक्टर, ये हमारा जीन है जिसको हमने आइसोलेट किया था, राइट, और ये क्या है, वेक्टर है। मोस्टली हम प्लाज्मिड वेक्टर यूज करते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारा प्लाज्मिड वेक्टर। अब ये जो हमारा डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन को हमें इस वेक्टर में, डिजायर्ड जीन और वेक्टर को आपस में जोड़ना है, राइट। इसलिए हमें एक एंजाइम चाहिए जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ सके। तो वह क्या है, तो वह कौन सा एंजाइम है जो इन दोनों को आपस में जोड़ सके। तो इसके लिए हम डीएनए लाइगेज को यूज करते हैं जो कि डिजायर्ड जीन और वेक्टर को आपस में जोड़ देता है, राइट। जी, अब ये दोनों को जोड़ दिया तो हमारा ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। तो इन दोनों को जोड़, डिजायर्ड जीन और वेक्टर को आपस में जोड़ने के लिए हम डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं, इसलिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो अब हम इनका विस्तार से पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये डीएनए खंडों के मध्य फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है और उनको आपस में जोड़ देता है, राइट। आप लोग को पता होगा कि हमारे डीएनए में यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट प्राइम, थर्ड प्राइम, ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप और ये हो गया हाइड्रोक्सिल। ऐसे ही एक और हमारा सेगमेंट हो गया, इसका फॉस्फेट ग्रुप, इसका हाइड्रोक्सिल, इसका फॉस्फेट ग्रुप, इसका हाइड्रोक्सिल, राइट। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल, इन दोनों को आपस में जोड़ देता है और जोड़ने के बाद क्या बनता है, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इन दोनों को आपस में जोड़ देगा और फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड बना देता है, राइट। इन दोनों को कंबाइन कर देता है। और जो इनमें मोस्टली हम यूज करते हैं कौन सा, T4 डीएनए लाइगेज। तो यह हमारा डीएनए लाइगेज क्या किया कि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और क्या बन गया, एक हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा ये डिजायर्ड जीन है और ये एक हमारा वेक्टर है, राइट। तो इसका ये फॉस्फेट ग्रुप और इसका ये हाइड्रोक्सिल, इसका इसका हाइड्रोक्सिल, राइट। तो इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये फॉस्फेट ग्रुप, राइट। तो जब हम इसमें डीएनए लाइगेज डालेंगे तो ये फॉस्फेट ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों भी आपस में जुड़ सकते हैं। जो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना हुआ था, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना हुआ था, ये तो क्या कैसे बना था, डिजायर्ड जीन और ये वेक्टर से मिलके। लेकिन अगर हम डीएनए लाइगेज डालते हैं तो उसको तो नहीं मालूम ना कि किसको कहां से क्या जोड़ना, उसको तो वो तो केवल फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल को जोड़ने का काम करता है। तो वो तो हाइड्रोक्सिल और फॉस्फेट यहाँ भी है, तो ये दोनों को भी आपस में जोड़ सकता है, राइट। तो हमको, अगर हम
इसमें डीएनए लाइगेज बस डालते हैं तो ये फॉस्फेट ग्रुप बस को फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल को जोड़ देगा। तो ये रिकॉम्बिनेंट बनने की बजाय ये प्लाज्मिड फिर से बन जाएगा, और अगर ये प्लाज्मिड बन गया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। इसलिए हमें एक और एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो कि है वह एल्कलाइन फॉस्फेटेज। राइट, अब हम पढ़ेंगे एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ये क्या करता है, फॉस्फेट समूह को हटाने वाला एंजाइम। मतलब कि ये जब हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज मिलाते हैं तो वह जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको रिमूव कर देता है। तो ये जो हमारा, जैसे कि ये हमारा डिजायर्ड जीन हो गया और ये हमारा वेक्टर, राइट। इसका 5 प्राइम, ये इसका 3rd प्राइम। तो जब हम इसका ये क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे फॉस्फेट। तो यहाँ पे जब हम इसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट कर देंगे तो ये जो हमारा फॉस्फेटेज ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल में चेंज हो जाएगा। राइट, तो जो हमारा यहाँ पे नया वेक्टर, तो ये हाइड्रोक्सिल 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 हाइड्रोक्सिल, तो जब हम इसको एल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट कर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाते। राइट, तो जब हम डीएनए लाइगेज मिलाने से पहले एल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट कर दिया जाए तो क्या होगा कि जो फॉस्फेट ग्रुप है, कि जो ये फॉस्फेट ग्रुप है वह हाइड्रोक्सिल में चेंज हो जाएगा। तब हम डीएनए लाइगेज मिलाएंगे तो जो ये वेक्टर है आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, ये सेल्फ लाइगेशन नहीं होगा, और ये हो सकता है कि जो हमारा डिजायर्ड जीन है ये इसके इंड आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। तो जो हमारा ये डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन का ये फॉस्फेट ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में आकर के जुड़ जाएंगे, और फिर जुड़ जाने के बाद हम जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज ग्रुप, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो जब रिमूव कर देंगे तो जो ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये फिर से किस में बदल जाएगा, फॉस्फेटेज में बन जाएगा, फॉस्फेटेज में बदल जाएगा, और इसके हमारे जो डिजायर्ड जीन के हैं वह सिरे आपस में फिर से जुड़ जाएंगे, और जिससे हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। तो ये फिर जब ये आपस में जुड़ जाएंगे और हमारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। राइट, और तीसरा एंजाइम हम यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज। राइट, डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा ये जीन मिल गया, हमको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, तो इसको हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई करने के लिए। तो एम्पलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं, तो उसमें हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे। राइट, तो आप लोग ये तीनों एंजाइम के बारे में जान चुके होंगे। जो डीएनए लाइगेज होता है वह डिजायर्ड जीन और वेक्टर को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं, लेकिन हमें एक प्रॉब्लम आती है कि वेक्टर के दोनों सिरे आपस में ना जुड़ जाएं, उनमें सेल्फ लाइगेशन ना हो पाए। इसके लिए हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज का उपयोग करते हैं। तो जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वह फॉस्फेट ग्रुप को हटा देगा और वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ला देगा, जिससे वेक्टर के दोनों सिरे आपस में नहीं जुड़ पाते हैं, और जो डिजायर्ड जीन होता है जीन के सिरे जुड़ जाते हैं। फिर इसके बाद हम जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो जो बचे हुए सिरे हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं, और जिससे हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाता है। राइट, और जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज का यूज हम एम्प्लीफिकेशन के लिए करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो एंजाइम है ये समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।